कोई एक डिस्प्रिन भी छोटी सी वो भी लेते हैं तो वो भी 6 महीने तक आपकी बॉडी में रहती है। तो आप सोचिए कि स्टेरॉइड किस लेवल पर आपकी बॉडी को तकलीफ पहुंचा रही है। और जिस मदर फादर ने उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा करा है, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी पालने पोसने भी कि एक अच्छा इंसान बने, और वो बच्चा गलत दिशा में जाकर कुछ भी गलत इंटेक करने से और वो चला जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। जब आप मिस्टर इंडिया जीते थे जी। तो उस टाइम के जजेस में और आज के जजेस में क्या डिफरेंस देखते हो आप? उस टाइम दिख जाता था कि यार ये बच्चा अगर अच्छी पोजिंग कर देगा तो ये फर्स्ट आ सकता है, मगर आजकल क्या है, बच्चे बराबर के आ जाते हैं। आपको 10-10 लड़कों में ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से फर्स्ट कौन और सेकंड कौन। ऐसे जज भी बैठे होते हैं जहां जिन्होंने कभी कोई चैंपियनशिप नहीं लड़ी। अच्छा, कि जिन्होंने खुद नहीं लड़ी? हाँ, खुद नहीं लड़ी और वो बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप में बैठे हैं। हमारे टाइम पे पार्शियलिटी नहीं होती, अब थोड़ी सी पार्शियलिटी होने लग गई। क्या रूटीन चला हुआ है कि जो कोचेस बैठे होते हैं चिल्ला रहे होते हैं, ये वाला पोज दिखा, ऐसे खींच, ऐसे होल्ड कर, तो जज भी बैठे होते हैं, भाई हम भी बैठे हैं, हमें भी देख लेने सॉरी हमें भी देख लेने दो भाई। आज हमारे साथ में सुदेश यादव जी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू कुनार। आपका ऑल टाइम फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है? वसीम खान। वसीम खान। एक पोज जो आप कभी इग्नोर नहीं करते? साइड चेस्ट। नेचुरल बॉडी या स्टेरॉइड्स वाली, कौन सी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है? इम्प्रेसिव तो स्टेरॉइड वाली ही लगती है। बॉडी बिल्डर्स का फ्यूचर क्या देखते हो आप आने वाले 5 से 10 सालों में? मैं एक टीम का पार्ट हूँ, दिल्ली बॉडी बिल्डरिंग एसोसिएशन का, और उसमें हमने बहुत बच्चों को इंटरेस्ट लेवल तक खिलाया। हाँ, मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, हम डॉक्टर भी हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो गाइड करते हैं अच्छे से कि भाई ये सॉल्ट नहीं लेना। तो इंडिया का फ्यूचर वैसे ही ब्राइट है सर, हर जगह वो अपना नाम कमा चुके हैं। कोई एक इंडियन बॉडी बिल्डर जिसे फ्यूचर का स्टार बोल सकते हैं? वसीम खान है, संग्राम चौगले जी हैं, विक्की भारद्वाज है। क्या ज़्यादा टफ है, जज बनना या खुद compete करना? ज़्यादा टफ है। टफ है। कोशिश कर, मेहनत कर। आज हम लेकर आए हैं जीत की शक्ति का बरसों का राज, राजधानी सत्तू, जो दे हर खिलाड़ी को जीत का स्वाद। राजधानी सत्तू, इसमें है जीत की शक्ति। 90s का जो दौर था, जब आपने ये सारी चीज़ें करी, जब इस इंडस्ट्री में आप आए, तो उस मोमेंट को जब आप याद करते हैं और आज का जो दौर, आज का जो हम ये जो पूरा सिचुएशन जो देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, मार्केट तो खैर बहुत बड़ा हो चुका है, बट एक ऐसा डिफरेंस जो आपको लगे कि ये एक मेजर शिफ्ट हुआ तब से और अब तक? कोनार्क भाई, एक्चुअली मैं उस टाइम में और इस टाइम में इतना ही फ़र्क है कि वो बड़ा एक गोल्डन टाइम था, सच बताऊं तो मैं, कि उस टाइम पे चैंपियनशिप इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। साल में 3-4 चैंपियनशिप होती थी, और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर कोई प्राइवेटली करा रहा है तो वो ओपन दिल्ली उसका नाम रखा जाता था, या ओपन नॉर्थ इंडिया, ओपन नेशनल किया जाता था, इस तरीके से। और उस टाइम इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हम जब तैयारी करते थे उस टाइम में, तो ये था कि हमें ये सोचना पड़ता था कि यार एक इतना टाइम हमें मिला है तैयारी के लिए, और ये चैंपियनशिप आ रही है। अब तो ये है कि बहुत जल्दी पता लगता है कि यार 2 महीने बाद ही एक अच्छी चैंपियनशिप आ रही है, तो उसमें टाइम भी कम होता है, या फिर हमें उस फेडरेशन से जुड़ना होता है कि हमें पता लगता रहे साथ के साथ कि साल के कौन से मंथ में वो कराएंगे, या क्या उसमें हमें फैसिलिटीज़ मिल पाएगी, या क्या किस लेवल का वो होगा, चैंपियनशिप होगी। तो ये अब पता पहले से लग जाता है। मगर उस टाइम तो ये होता था कि साल में ये चैंपियनशिप तो नेशनल कब आएगा, और नॉर्थ इंडिया कब आएगा, मिस्टर इंडिया कब आएगा, मिस्टर हरियाणा कब होगा, मिस्टर यूपी कब होगा, इस तरीके की तैयारी हम किया करते थे उस टाइम पे। सर 90s के अंदर में आपने मिस्टर इंडिया का टाइटल जीता था, सो दैट वुड बी द वेरी बिगेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि एक ऐसा टाइटल जो कि हर न्यू कमर जब एक इंडस्ट्री में आता है तो वो पहला जो ड्रीम होता है कि बोले हम ये अचीव कर लें बड़ा, नेशनल लेवल पे। बाकी टूर्नामेंट्स खेलते खेलते आप वहाँ तक पहुँचते हैं। कैसा फीलिंग था जब वो आपने फर्स्ट विन किया उस चीज़ को? कोनार्क भाई, कि वो टाइम देखिए, प्राउड का तो टाइम होता ही है, और आपको यकीन नहीं होता कि आप एक चैंपियनशिप जीत चुके हैं, चैंपियन ऑफ चैंपियन बन चुके हैं,
तो वो एक अपने में एक अलग ही अनुभव है, और वो अनुभव हमेशा आपको याद रहता है, आप उसे भुला ही नहीं सकते। उसे आप सपने में भी जीते हैं, हर वक्त तो जीते ही हैं, अपने इर्द गिर्द भी जीते हैं, क्योंकि जब आपसे आपके स्टूडेंट मिलते हैं या आपके दोस्त मिलते हैं और जिन्होंने वो मोमेंट देखी है उस टाइम, वो जिक्र आ जाता है कि भाई आपने उस टाइम ये पोज किया था, और तो वो अच्छा लगता है। और मगर जब वो प्राउड का तो इतना टाइम था कि उस दिन वो नींद ही नहीं आई, सच बताऊं तो मैं जब वो टाइटल जीता तो पूरी रात नींद ही नहीं थी, और आंखों में ही पूरी रात बीत गई थी कि यार मतलब मुझे अपने अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, सच बताऊं तो मैं। मगर मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगा कि वो शुरुआत मिस्टर दिल्ली से ही हो चुकी थी। अच्छा। क्योंकि मिस्टर दिल्ली उस टाइम पे, आज का मतलब ये समझिए कि मिस्टर इंडिया कम कहूँगा मैं, मिस्टर एशिया कहूँगा कि मिस्टर दिल्ली जीतना मिस्टर एशिया के बराबर था उस टाइम। अच्छा। हाँ, इतना तगड़ा कंपटीशन होता था उस टाइम पे, और इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, और आपको अलग ही दिखना है सबसे। अगर आपने चैंपियन ऑफ चैंपियन भी बनना है तो आपको सबसे अलग दिखना पड़ेगा। सर उस टाइम लाइक जैसे इतने जिम्स वगैरह नहीं होते होंगे सर, जिम होते ही नहीं थे। गिनने, मतलब मैं तो फिर भी मानूँ कि थोड़े बहुत भी अगर होते तो बहुत रेयर है ना। जैसे आज तो हम देखते हैं कि हर कॉलोनी में, हर एक प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल एक जिम है, ठीक है। बट उस मोमेंट पर जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तब आपने ये टाइटल जीता, है ना। आज के बच्चों के पास में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसको कैसे देखते हो आप? सर, आजकल बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे से वो सीख सकते हैं, कर सकते हैं, मगर हमें उस टाइम, वो जो टाइम था, उस टाइम हमें ये देखना पड़ता था कि एक अच्छा कोच मिल जाए हमें। आज की डेट में बहुत जल्दी आपको अच्छा कोच मिल जाएगा, क्योंकि वेल एजुकेटेड कोच हैं। जितने भी जिम खुले हुए हैं, लगभग जितने भी अच्छे लेवल के जिम खुले हुए हैं, उनमें क्या कि पर्सनल कोचिंग भी शुरू हो गई है। हमारे टाइम की पर्सनल कोचिंग और इस कोचिंग में इतना फ़र्क है। हमारे टाइम में गुरु को गुरु के तरीके से देखा जाता था। आज के डेट में गुरु के कंधे पे हाथ रख के बच्चा बात कर रहा होता है, क्योंकि वो उसको पे कर रहा है। हमारे टाइम पे वो नहीं था, तो वो तैयारी, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को कि उस टाइम पे और इस टाइम में क्या फ़र्क है। नहीं, बिल्कुल। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, दैट इज़ कि उस टाइम पे जब लोग अपनी बॉडी बनाने के ऊपर में ध्यान देते थे, तो देसी खाने का, अपने पुराने जो फूड्स, जो घर पे चीज़ें जो अवेलेबल होती थी, उसको कहीं ना कहीं अपनी डाइट के अंदर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था। आज की डेट में जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो मे बी जिम जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स है, चाहे प्रोटीन पाउडर्स हैं, अलग अलग इनका यूज़ करते हैं कि किस तरीके से बॉडी को मैं थोड़ा सा बल्की कर दूँ। मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं 2-2 3-3 साल बॉडी पे लगाऊंगा फिर वो शेप होगी। मेरे को रिजल्ट चाहिए 3 महीने में, मेरे को रिजल्ट चाहिए 6 महीने में। तो इस चीज़ को कैसे देखते हो आप लोग? मतलब बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूथ आज की डेट में सर इन्वॉल्व है इसमें। कुनाल जी, मैं आज के यूथ को यही गाइड करना चाहूँगा कि ये जो शॉर्टकट अपना रहे हैं, ये बहुत तकलीफ़ भरा है, और इसे ना अपनाएं। आप थोड़ा सा लंबा रास्ता ज़रूर अपनाएं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्चुअली में, एक तो हमारा प्योर टाइम था, प्योर डाइट थी उस टाइम पे। अब क्या है कि अब तो केमिकल आ गया, हर चीज़ में केमिकल, मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। और वो शुरुआत ज़मीन से ही शुरुआत हो जाती है कि वहीं से खाद और यूरिया जब डलना शुरू हो जाता है, तो उसी हिसाब से। मगर उस टाइम पे जब खेती होती थी तो हर चीज़, फसल भी सुंदर बढ़िया होती थी, और वो पौष्टिक आहार हमारी बॉडी को भी लगता था। हम कुछ भी खा लें, वही शरीर को लग जाता था। तो यही वजह है कि आज के टाइम पे और उस टाइम पे, तो शॉर्टकट अपनाएं ना अपनाएं, एक लंबा रास्ता ज़रूर, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। कि आप, जैसे आपने कहा स्टेरॉइड अगर अपनाते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो वो गलत है वो चीज़। आप आज पता नहीं लग रहा, 6 महीने बाद पता लगेगा, 6 साल बाद पता लगेगा। मगर अगर अच्छी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी है तो हो सकता है 10 साल बाद पता लगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको स्लो वे में लेके चलें। टाइम जरूर लगेगा, मगर आप उसको लॉन्ग टर्म जी सकते हैं। हमारा टाइम भी यही था कि हमने जब शुरुआत की तो एक्सरसाइज में हमारा ज़्यादा टाइम था। आजकल के टाइम पे बच्चे एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए। बस हम आधा घंटा पौना घंटा बेसिक जिमिंग में दे दें, जिम में हाँ। एक्सरसाइज करें, और उसमें आधा टाइम तो वो या तो वॉल्यूम वगैरह म्यूजिक में लगा देते हैं, वो तो हेडफोन लगा या फिर हाँ, या फिर वो इधर उधर बात करने में बिता देते हैं। मगर जिसको करनी है एक्सरसाइज, जो प्रोफेशनली करना चाहता है, उसको बहुत डेडिकेशन से
एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तो वो ज़रूरी है। और हमारे टाइम का वो टाइम डेडिकेशन का ही था कि हम अपना जब नींद प्रॉपर लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, 3-3 4-4 घंटे वर्कआउट करना, फिर उसी हिसाब से डाइट लेना, फिर बॉडी को रेस्ट देना, वो बहुत ज़रूरी था। सर 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा कि जब आप वर्कआउट करते थे तो एक तो डाइट क्या होती थी, फिर कितने घंटे सोते थे, है ना, या सोने को मिलता था, है ना, और किस तरीके का एक रूटीन रहता था आपका? देखिए, मेरी स्कूल टाइम से ही मेरा शुरू हो गया था, और लगभग मैं 9th-10th में था तब। अब डाइट पूछोगे तो डाइट उस टाइम इतना रुझान नहीं था डाइट का, सच बताऊं तो मैं आपको। बहुत ही ज़्यादा तो आप कच्चे अंडे दूध में मिला के पी लिया आपने, मिक्सी में डाले और आपने वो पी लिया, या ब्रेड ऑमलेट किया, उसमें थोड़ा बहुत मक्खन वगैरह लगा के वो खा लिया, या सैलेड हो गया और बॉइल्ड सब्जियां हो गई, तो वो डाइट हुआ करती थी हमारे टाइम पे। या मैं प्योर वेजिटेरियन रहा हूँ, तो मैं उस तरफ रुझान मेरा रहा नहीं। कोशिश यही रहती कि भाई अच्छी चीज़ मिले, मगर ये था कि मैं बाकी जितनी भी जो जंक फूड है उनसे हमेशा दूर रहूँ। सर आज के जो एक तो मेरा भी क्वेश्चन है पर्सनली है कि जैसे दोस्तों के साथ में जब जाना आना होता है तो कई फ्रेंड्स हैं जो ऐसे बोलते हैं कि भाई अगर बॉडी वॉडी बनानी है तो नॉनवेज खाना पड़ेगा तुम्हारे को, है ना। तो आपस में जब दोस्त वगैरह बैठते हैं ना सारे, तो उसमें से अब जैसे जो बंदा नॉनवेज नहीं खाता, मतलब जैसे मैं जैन हूँ, तो हमारे तो घर में लहसुन और प्याज भी नहीं आता, ठीक है। तो आप अंडा भी छोड़ दो, बहुत दूर की बात हो गई है। जी जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ठीक है वेजिटेरियन है बट उन्होंने एग खा लिया फॉर एग्जांपल, जी। ठीक है, बट नॉन वेजिटेरियन में तो आपके पास में ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। तो अब जो वेजिटेरियन की जो ऑडियंस है, जो बंदे जिम करना चाहता है, बॉडी बनाना चाहता है, उसके पास में प्रोबेबिलिटीज़ क्या है कि वो क्या क्या खा के प्रोटीन इनटेक हो गया या जो भी रिक्वायर्ड होता है फॉर द बॉडी, कार्ब्स या जो भी, तो वो कैसे ले सकता है, किस फॉर्म में? कुमार भाई, इस पे पहले तो मैटर ये करता है कि हम बॉडी कितनी बनाना चाहते हैं और किस लेवल की बनाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से हमें डाइट मेंटेन करनी चाहिए। और मेन बात तो ये है कि मान लीजिए आपने प्रोफेशनली करना है, प्रोफेशनली में जाने के लिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आपको चिकन खाना चाहिए या आप नॉन वेजिटेरियन बनिए उसके लिए, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप वेजिटेरियन रहते भी आप अपनी बॉडी को बना सकते हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट भी वेजिटेरियन के हिसाब से आ चुके हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्स भी आते हैं, सप्लीमेंट ओके। प्रोटीन जो होता है, जो हाँ। प्रोटीन जो फूड सप्लीमेंट है, प्रोटीन जिसे हम इनटेक करते हैं, वो बनता ही छाछ से है। छाछ का निचोड़ होता है वो मिल्क प्रोडक्ट है। उसमें आपका नॉन वेज से कोई लेना देना नहीं है। आपका गेनर वगैरह है, हाँ। वो उसमें चना वगैरह या वो हिसाब से, मतलब उसको बहुत लेवल पे छाना जाता है और उसका अलग अलग उसमें कॉन्सेंट्रेट्स वगैरह डाले जाते हैं, जी हाँ। बिल्कुल डाला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं कि वो नॉन वेजिटेबल है या ऐसा वेजिटेबल, नहीं, वेजिटेरियन ही है, सारा कुछ वेजिटेबल ही है उसमें, राइट। तो वो हम उस तरीके से हम इंटेक कर सकते हैं। मगर मान लीजिए जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मुझे एग खाना है या मुझे नॉन वेज खाना है, नहीं, आप ओट्स मील खा सकते हैं। आप बहुत सी वेजिटेबल्स हैं जो आप वेजिटेबल सैलेड ले सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है दलिया। आप एक्सरसाइज करिए सर, आप दलिया इंटेक करिए, ठीक है, दूध के साथ ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन वेज ही आप इंटेक करेंगे जब भी आपकी बॉडी बनेगी। मैं इससे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो बॉडी बनाई है वो विदाउट नॉन वेज ही बनाई है। और हमेशा आज तक मैं जो लाइक करता हूँ वेजिटेबल्स ही लाइक करता हूँ। खाता हूँ नॉनवेज, मगर शौकिया तौर पे कभी कभार, कि बहुत ही ज़्यादा अगर कहीं यार दोस्त बैठ गए तो उन्हें ये ना लगे यार ये तो अलग से ही वो दिखा रहा है, कभी कभार एक आधा पीस ले लिया, ठीक है, अदरवाइज वो भी नहीं तो। सर एक जो कमर्शलाइजेशन ऑफ चैम्पियनशिप्स जो हो चुका है आज के डेट में, जैसे अलग अलग चैम्पियन, पहले हम लोग सुनते थे कि ये एक चैम्पियनशिप हो रही है और ये हर साल होती है और ये कराते हैं, तो उनका एक क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती थी। आज के डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ना चैम्पियनशिप्स करा रहे हैं, कोई इवेंट्स करा रहे हैं कि जहाँ पे इस तरीके के इवेंट्स होते हैं। तो
अब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी इसकी वजह से, लेकिन क्रेडिबिलिटी का कैसे करेंगे सर? कैसे पता चलेगा कि भाई ये यहाँ पे पुराने तो मैं चलो फिर भी हम लोग जो लोग आप को जैसे पता है या जो लोग इस इंडस्ट्री में उनको पता है कि भाई ये तो चलो जो एसोसिएशंस हैं एसोसिएटेड हैं ये सही पुरानी है, राइट बट अब जैसे कोई है अगर कोई उसी में से कोई पुराना बंदा उसमें चला जाए जी। और वो करा ले तो कैसे ऑथेंटिसिटी पता लगेगी? देखिए वैसे आजकल के बच्चों को सब पता है कि आप कहाँ खेलेंगे, तो क्या आपका लेवल है और किस तरीके का आपको वहाँ रिवॉर्ड या अवार्ड मिलना है, वो उनको पहले से पता होता है। हाँ, क्योंकि जो पुराने कराने वाले हैं उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि हमने स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट है, जो एथलीट है, उनको किस तरीके से मान सम्मान देना है, क्या उनको रिस्पेक्ट देनी है हर तरीके से, क्या उनको हमने डाइट देनी है। तो बड़ी बड़ी जितनी भी चैम्पियनशिप होती हैं जो लेवल की, चाहे उनका कुछ भी एक अमाउंट रख दिया जाता है कि भाई आपको इतना पे करना है और आप इसमें तब खेल सकते हैं आजकल। मगर जो छोटी हैं, छोटी जो हैं, उनमें डाइट का नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ आपने जाना है, अपना बॉडी वेट देना है और आपने चैम्पियनशिप लड़नी है। अब वो जो छोटी करा रहे हैं उनका भी अपना एक तरीका है। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि आजकल चैंपियनशिप कराना आसान बात नहीं है। अच्छा, आसान बात नहीं है? आसान बात नहीं है सर, बिल्कुल ओके। नहीं। मतलब ये भी एक बहुत तुखम का काम समझिए, चैंपियनशिप कराना आसान बात नहीं है। तो इसका कोई प्रोसेस होता है सर? इसका प्रोसेस क्या है कि मतलब कई महीनों पहले तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी अच्छी चैंपियनशिप आप करा रहे हैं उसकी एड करनी पड़ती है हर तरीके से। जैसे ये मूवी रिलीज होती है हाँ हाँ, तो हम उसको कैसे उसके लिए प्रमोशन प्रमोशन करते हैं, तो ऐसे चैंपियनशिप को भी हमें प्रमोट करना पड़ता है। तो इसकी कोई लाइक बॉडी वगैरह भी होती है कि जो बॉडी परमिशन भी होती है। देती और है? सर जैसे कि हमारे पुराने जितने भी लीजेंड प्लेयर हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं अपनी चैंपियनशिप में, उनके पोस्टर्स रिलीज करते हैं, तो लोगों को एक मैसेज जाता है कि यार ये अच्छा इसमें सुदेश सर आ रहे हैं, अच्छा इसमें ये फला सर आ रहे हैं, इसमें फला गुरुजी आ रहे हैं, यार यहाँ जरूर जाएंगे फिर हम खेलने। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो वो टाइम तो है ही कि भाई बड़ी लेवल की जो है वो बड़ी लेवल की है, छोटी जो छोटी है। मगर ऐसा नहीं है छोटे लेवल की या हम उसे छोटे लेवल की नहीं कह सकते, वो भी एक बच्चों को प्लेटफॉर्म तो मिल ही रहा है ना। मिलिए, हाँ। फ़र्क ये है कि वो कम पैसों में मिल रहा है मगर सीखने को तो फिर भी मिल रहा है। देखिए स्टेज पे चढ़ना आसान बात नहीं है। जो स्टेज पे चढ़ता है ना बच्चा, जो पहली बार चढ़ेगा बच्चा, उससे कभी उसका एक्सपीरियंस पूछना, वो खड़ा होकर घबराने लग जाएगा, हाथ पांव कांपेंगे उसके, क्योंकि उसने कभी शो किया ही नहीं है। उससे बॉडी शो मांगेंगे तो बॉडी शो नहीं दे पाएगा। उसके लिए उसे महीनों प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले, शीशे के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने दोस्तों के सामने, यार देखना मेरा ये पोज कैसा है, यार मेरा इसमें। तो उसके जो कोच हैं या उसके गुरु हैं वो उसको बताते हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से दिखाओ, इसको इस तरीके से दिखाओ, अब ये अच्छा लग रहा है, यहाँ आपने वैक्यूम लेना है, यहाँ छोड़ना है, यहाँ अच्छे से ब्रीथ करना है, यहाँ छोड़ना है, यहाँ बैक को ऐसे खोलो, इस तरीके से दिखाओ, ये शो, ये वाला आपका पोज अच्छा है, इसको बार बार दिखाना जब फ्री पोजिंग आएगी, तो फ़र्क पड़ता है। मगर मेरा मानना ये है कि जब भी आप उतरो, चाहे बड़ी में उतरो चाहे आप छोटी में उतरो, तो आपको पूरा आपका प्रिपरेशन रहना चाहिए, आपकी तैयारी रहनी चाहिए। लाइक किस टाइप के पोजेस जो हैं वो बंदे देते हैं वहाँ पे? एक तो लाइक कुछ हमने वीडियोस देखी हैं सर, है ना, मतलब मैं इसीलिए, मतलब मेरा खुद का एक क्वेश्चन है कि कुछ वीडियोस हमने देखी थी तो उसमें कुछ कोई ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, फिर उसके बाद में जैसे कईयों की हाइट छोटी होती है, किसी की हाइट अच्छी है, तो उसमें भी आप उनको गाइड करते हो कि भाई आपको ऐसा पोज नहीं देना, आपको ऐसा देना चाहिए, आपको ऐसा देना चाहिए? देखिए एज ए गुरु और एज ए कोच जब हम किसी बच्चे को ट्रेन करते हैं, सबसे पहले तो हम जो, मेरा तो अपना जो, अगर कोच हूँ और मैं गुरु हूँ किसी का, तो मैं सबसे पहले उसका वीक पार्ट देखता हूँ कि भाई इसका वीक पार्ट कौन सा है। अच्छा, ओके। वीक पार्ट इसलिए क्योंकि जो वीक पार्ट है उसी की ज़्यादा तैयारी कराते हैं ताकि ये वहाँ मार ना खाए, क्योंकि सॉलिड को तो वो दिखा ही लेगा, जो उसका सॉलिड पार्ट है उसकी तो तैयारी हम करा ही देते हैं, मगर ये कहाँ मार खाएगा उस पर भी हम उसकी तैयारी पूरी कराते हैं कि बेटा आपकी ये काव्स जो है ये हल्की लग रही है, पीछे से आप काव्स दिखाएंगे या थाइस पोज दिखाएंगे तो उसमें काव्स भी शो करो, या आप डबल बाइसेप्स दिखा रहे हैं तो उसमें आप वैक्यूम लेके अपना स्टमक का जो 6 पैक्स हैं या एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको किस तरीके से दिखाना है, वैक्यूम भी लेना है ताकि सामने वाले जजेस पे एक अलग इम्पैक्ट पड़े। अच्छा, हाँ,
तो ये जो ऐसे करके यूं करते हैं तो वो डबल बाइसेप्स पोज हाँ। दिखाते हैं तो आप पेट स्टमक ऊपर को अंदर ऊपर खींच लेते खींचते हैं, हाँ। कुछ बच्चे खींचते हैं, अच्छा। तो वो वैक्यूम के भी नंबर होते हैं। अच्छा, उसका भी नंबर होता है? हाँ, जब आप वैक्यूम लेते हैं, जैसे आपने देखो बाबा रामदेव घुमाते हैं हाँ पेट को, टमी को, हाँ वो अलग से नंबर जुड़ते हैं, उसके नंबर दिखते हैं यार इस बच्चे में अच्छा एक वो है, अच्छा और उसके बाद वो जब वो खींच हाँ, के फिर खींच के वो स्टमक पूरा को छोड़ देता है, यूं इस तरीके से और वो करता है वो हाँ, जब वो एब्डोमिनल मसल्स दिखाता है हम्म। कि यार देखो ये एब्डोमिनल मसल्स भी इसके अच्छे बने हुए हैं, तो वो उसका भी उसको एक प्रॉफिट ही जाता है, मतलब बेनिफिट मिलता है उसका उसको। एक चीज़ और पूछनी है फिर जी। तो कि जब ये इस तरीके की चीज़ होती है तो उससे पहले जो 24 घंटे पहले या 36-48 घंटे पहले की कैसे तैयारी होती है, कुछ डाइट को लेके या सर बिल्कुल डाइट को लेके जो बच्चे हैं जिन्होंने जो तैयारी करते हैं, वो पानी बिल्कुल बंद हो जाता है। अच्छा पानी बिल्कुल बंद हो हाँ, जाता है? पानी नमक वगैरह बिल्कुल बंद हो जाता है। आपको जो लेना है टाइम हो जाता है, टाइम होता है डाइट का कि इस टाइम आपको ऑरेंज यूज़ करना है, अगर आपको लग भी रहा है कि थोड़ा सा पानी पीना भी है तो आपने जूस भी, मतलब आप ले ही नहीं सकते। आप एक्सरसाइज के बाद बेशक ले सकते हैं, जब आप स्टेज पे उतर गए हैं तो उतरने से पहले आप पानी भी इंटेक नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर लेवल जितना बॉडी में कम दिखेगा उतना मसल आपका बाहर दिखेगी? बाहर दिखेगा, अच्छा उतनी आपकी स्किन थिन होती चली जाएगी, पतली दिखेगी उतनी, ओके। उतना ग्रो अप दिखेगा, उतना आपका मसल सामने दिखेगा, शो जिसको आप कर सकते हैं। और वो सर जो ऑयल लगता है सर वो ऑयल, या कुछ और कोई चीज़ होती है? हाँ अलग अलग तरीका है। आप जैसे अब हमारे टाइम की आप पूछेंगे हाँ तो हमारे टाइम पे तो ऑलिव ऑयल होता था, हाँ या जो भी ऑयल, गोले का तेल लगा लीजिए, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया। कोकोनट ऑयल लगता हाँ, था देखिए वो एक टाइम अलग था। हाँ। मैं बता रहा हूँ ना कि एक तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स उस लेवल तक हमें कोऑपरेट नहीं करते थे, या हमारे को कर रहा है बच्चा, उन्हें ये भी नहीं पता था, सच बताऊं कि मेरे फादर को तो ये नहीं पता था कि मैं चैंपियनशिप लड़ने जा रहा हूँ, सच बताऊं तो मैं आपको। हम तो ये थे कि गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज चैंपियनशिप है, ठीक है बेटा जाओ, तो वहां कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, वहां फोटो भी किसी ने खींची होगी तो वो भेज देगा। उस टाइम पे अकेले ही पहुंच गए वहां और फाइट कर रहे हैं, और अगर चैंपियन बन गए तो उससे ये होता था कि यार वहां जिसने चैंपियनशिप कराई है वो भी फोटो तब मिल जाती थी कि उसकी उस चैंपियनशिप में हम चैंपियन बने हैं। तो कई बार तो कई जगह से तो फोटो मैं इसलिए नहीं ले पाया, पिक्स इसलिए नहीं पाया कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो वो टाइम भी ऐसा था। तो ठीक है कि आजकल का जो टाइम है आजकल बहुत का अच्छा है। आजकल तो सेल्फी है सर। कोई ना कोई सेल्फी भी ले रहे हैं, आपके साथ फोटो खींच रहे हैं, आपका पूरा रिकॉर्डिंग भी चल रही है, क्योंकि हर तरीके की फैसिलिटी आज की डेट में मिल रही है। सर पहले जब आपने ये सारी फाइट वाइट होती थी, जब इस तरीके की तैयारी होती थी, तो जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब लाइक जैसे अभी आप बता रहे थे कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है आज की डेट में, तो बंदा क्या है कि उसको वो देख सकता है बाद में, वो अपनी गलती भी देख सकता है कि मैंने यहाँ गलती करी, या जो गुरुजी हैं या जो भी आपके रिस्पेक्टेबल सीनियर्स हैं वो आपको बता सकते हैं कि भाई ये तुमने गलत किया था, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे को ये सही करना है। बट आपने उस मोमेंट पे कैसे करी होंगी चीज़ें, मैं वो जानना चाहता हूँ। सर मैं एक्चुअली में जब आप एक लेवल तक, अच्छे लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा जो टाइम था उसमें जो जजेस बैठते थे वो खुद अपने में चैंपियन रह चुके होते हैं उस टाइम, उन्होंने वो चीज़ें अचीव करी होती हैं, वो खुद अपने में एक लीजेंड है। तो जब वो देखते हैं ना कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है, तो हम नीचे आके पूछते थे कि सर बेशक मैं फर्स्ट आया हूँ, कोई ऐसा पार्ट जो कोई ऐसा पोज जो आपको पसंद ना आया हो, या आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वो बताते थे कि सुदेश बेटा इस पे थोड़ा सा और आप मेहनत करो। बाकी मेरे गुरुजी जो थे हैं, गुरुजी जो हैं अभी भी हैं, बाकी मिलना बहुत कम हो पाता है, वो गुड़गांव रहते हैं, मैं यहाँ दिल्ली रहता हूँ। तो उनसे उस टाइम जब हम देते, वो ये कहते थे कि जितना बेटा आप अपने आप को शीशे में देख देख के अपनी पोजिंग को खुद देखो और खुद करेक्ट करो, तो ये चीज़ उन्हीं से सीखी। जितना आप पोजिंग शीशे में देख के करोगे अपने आप को, तो आपको खुद नज़र आने लग जाएगा एक टाइम के बाद कि आप कितना अच्छा कर रहे हो और कितना गलत कर रहे हो, और क्या आपका पार्ट जो सॉलिड है उसे आप दिखा पा रहे हो या नहीं दिखा पा रहे हो, या क्या वीक लग रहा है, उस पर आप मेहनत करो। ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे जो राइटी होते हैं या जो लेफ्टी होते हैं, तो वो जैसे राइट हैंड से आप लिखते हो और लेफ्ट हैंड से, तो वो आपका वो जो बॉडी पार्ट होता है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का, तो वो राइट हैंड
अगर आप हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड होता है सर देन 19-20 लेफ्ट। का फर्क होता है, इतना ही सभी में होता है ये, इतना चाहे वो राइटी हो चाहे लेफ्टी हो। हम्म, आपका जो हाथ सीधा काम कर सकता है वो उल्टा नहीं कर सकता, ये आप बात आप भी समझते हैं कोनार्क भाई। अदरवाइज ये है कि मेहनत तो सबसे आप बराबर ही कर रहे हैं, और एक्सरसाइज जो हम जब आजकल जो मशीनी एक्सरसाइज है या वेट प्रैक्टिस है, पावर लिफ्टिंग हो या बॉडी बिल्डिंग हो, कोई भी गेम हो, उसमें आप दोनों का हाथ बराबर यूज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, मगर 19-20 का फर्क दोनों में ही होता है। थोड़ा बहुत तो होता है कि पावर लेफ्ट में कम है, जितनी देर आप राइट से होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप लेफ्ट से नहीं कर पाएंगे, तो होता है 19-20 का फर्क होता ही है सर। सर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जी वो दूर से ऐसे ही एकदम सख्त दिखते हैं, जी। है ना, बट थोड़ा सा अंदर जाना चाहूँगा मैं कि अंदर से बॉडी बिल्डर्स कैसे होते हैं एज अ पर्सन। देखिए, एज ए पर्सन बॉडी बिल्डर सभी अच्छे होते हैं, कोई 100 में से कोई एक होगा जो अपनी ईगो में रहता होगा। अदरवाइज अगर आप किसी बॉडी बिल्डर से मिलोगे ना, तो वो आपसे बहुत प्रेम भाव से मिलेगा। बस ये है कि वो ये देखना चाहता हो कि आप सामने से उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे। क्योंकि देखिए इतना तो है कि कोनार्क भाई, गिव एंड टेक वाली बात है कि आप अगर नमस्ते कर रहे हैं किसी को, तो सामने से वो अगर नमस्ते का जवाब दे रहा है, क्योंकि बॉडी बिल्डर नोट ए नेताजी। क्योंकि अगर हम कोई MP MLA और हम उसे नमस्ते कर रहे हैं, वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो देखिए, तो वो बॉडी बिल्डरों में नहीं है। बॉडी बिल्डर के अगर आप हाथ जोड़ेंगे तो उसके भी हाथ जुड़ जाएंगे ऐसे, तो खासकर में ठीक है, नहीं तो वो आपकी कमर पे हाथ रखेगा, कैसे हो कोनार्क, ठीक चल रहा है सर, सब बढ़िया है सर, वो आपसे बहुत मोहब्बत से बात करेगा। तो हम तो वैसे ही यार मोहब्बत के भूखे हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमें लोग प्यार करें, हमारी जो अचीवमेंट है उसके बारे में बातें करें और हमसे कुछ सीखें। तो हम तो, और कहते हैं ज्ञान देने से बढ़ता है ना कि घटता बिल्कुल है, बिल्कुल तो हम तो गुरु लोग हैं। तो बिल्कुल। मैं तो अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ आज की डेट में भी, और एक बच्चे से भी सीखता हूँ। सर बॉडी बिल्डर्स का जब नाम आता है तो ब्लैक कलर के कपड़े और लंबे चौड़े लोग, ये दिमाग में आता है फर्स्ट। तो काफ़ी सारे लोग डरते हैं कि जब कहीं पे वो खड़े हुए दिखते हैं आपको कुछ है, तो मैंने आपसे एक्चुअली इसलिए पूछा कि जब लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो वो उन लोगों से डरे नहीं, रिस्पेक्ट करें, उनसे अच्छे से बात करेंगे। तो जब भी किसी को हम इस तरीके से रिस्पेक्टेबल तरीके से बात करते हैं, उनसे प्रॉपर रिगार्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको रिवर्ट ज़रूर करते हैं। कोनार्क भाई की ये दो तरीके की बातें हैं जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, उसका दो तरीके से जवाब दूंगा मैं। कि देखिए, गरीब घरों के बच्चे, पहली बात तो जो बॉडी बिल्डिंग है ना वो अमीरों का गेम है, मैं आज आपको बता दूं ये पहली बात। गरीब बच्चे को बॉडी बिल्डिंग करनी नहीं चाहिए। वजह ये, क्योंकि जो आजकल का टाइम है उसमें एक तो बच्चे शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, शॉर्टकट की वजह से वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, स्टेरॉइड की तरफ वो बिल्कुल झुक जाते हैं, और वो फिर इधर उधर से कैसे भी मेहनत करके किसी तरीके से कुछ कमा के लाते हैं, जो कमा के उन्हें घर वालों को देना चाहिए उस टाइम पे वो अपने शरीर पे लगाते हैं, मगर वो रिजल्ट नहीं आता क्योंकि वो तेज़ी के चक्कर में होते हैं या कुछ उसका नुकसान होता है। तो इसके लिए ना टाइम भी चाहिए होता है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए टाइम भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए। तो मैं इसको एक अमीरों का गेम मानता हूँ, सच बताऊँ तो मैं, कि इसके लिए पैसा बहुत खर्चा होता है। आप ये समझ लीजिए, अगर एक बच्चा कोई इंडिया की भी तैयारी कर रहा है तो कम से कम उसे साल का कम से कम 5 से 6 लाख रुपए चाहिए। 5 से 6 लाख रुपए 5 से सिर्फ 6 लाख इंडिया की रुपए तैयारी उसको अगर कर जेब रहा में हो होना चाहिए। मिनिमम, अगर इंडिया की तैयारी कर रहा है ये तो। बेसिक बता रहा ये हूँ। मैं नॉर्मल बेसिक बता रहा हूँ। 5 से 6 लाख रुपए उसका खर्च हो जाएगा साल के और अंदर ही। अगर मतलब जिसपे अच्छी सॉरी जी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। उसके लिए क्या है, क्योंकि उसको सप्लीमेंट भी चाहिए, विदाउट सप्लीमेंट वो नहीं करेगा, सप्लीमेंट आएगा तो उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, फिर उसको कोई कोर्स भी करना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि भाई विदाउट स्टेरॉइड अगर बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी, तो ये बात गलत है आज के टाइम पे। अब आप ये कहेंगे सर आप अपनी बात के लिए गलत हो गए, आपने कहा कि स्टेरॉइड यूज़ ना करें, क्योंकि वो मैंने कहा लंबा रास्ता है, ये दूसरा पॉइंट है। अब पहला पॉइंट ये है कि जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, तो आपको स्टेरॉइड लेनी ही पड़ेगी, आपको इंजेक्शन भी लगवाने पड़ेंगे, आपको दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी और आपको सप्लीमेंट भी खाना पड़ेगा, मगर उसके बावजूद भी आपको हार्ड वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी।
मगर अगर आप ये करते हैं कि आप एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, आप सोचते हैं कि आधे घंटा एक्सरसाइज करूं और मैं सप्लीमेंट भी खा लूं, फूड सप्लीमेंट्स भी ले लूं और मैं स्टेरॉइड भी यूज़ कर लूं, तो वो अपने आप को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसका आने वाले टाइम में आपका परेशानी उठानी ही उठानी पड़ेगी। सर एक बॉडी बिल्डर जब अपनी तैयारी करते हैं तो किस किस टाइप के इंजेक्शन या स्टेरॉइड्स या मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मैं कि माफी चाहूंगा, आपके पहले ही सवाल को मैं पूरा नहीं कर पाया। जी जी आपने मेरे से पूछा था जो ब्लैक कपड़ों में रहते हैं उनसे डरें ना डरें या उनको किस तरीके से हो। देखिए, जो ब्लैक कपड़ों में रहते हैं एज ए बाउंसर, वो किसी के भी साथ हो सकते हैं। देखिए, एक जरिया है, जब आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं बन पाते हैं या बन भी जाते हैं तो या तो आप जिम खोलेंगे या फिर आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पे लग जाएं, ठीक है। या फिर उनको ये लगता है कि यार ठीक है कि एज ए बाउंसर मुझे किसी के साथ रहना है और मुझे महीने के 30-40-50 हज़ार जो भी मिलेगा, मेरा उसमें अपनी एक्सरसाइज भी हो रही है, मेरी डाइट भी निकल रही है और मेरा परिवार भी चल रहा है, तो वो उस तरीके को फॉलो करते हैं। मगर मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हैं, दिल से कोई बुरा नहीं होता, चाहे वो बाउंसर हो चाहे वो बॉडी बिल्डर हो। बाउंसर क्या है कि अच्छा अपना शरीर हाइट का फ़ायदा उठाते हैं, तगड़े हो जाते हैं क्योंकि शरीर कपड़े तो पहन ही लिए और टी शर्ट वगैरह में आपकी बॉडी अच्छी नज़र आ रही है कि आपको ये लगता है कि हेल्दी है, तगड़ा है, चाहे बॉडी ना हो तगड़ा है। तो मगर वो ये है कि कहीं भी किसी क्लब्स वगैरह में जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं तो अलग से सिक्योरिटी वाइज भी वहाँ रखे होते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। मगर हाँ, वो इस चीज़ के लिए कि वहाँ कुछ गलत ना हो, वो उस चीज़ को रोकने के लिए है। आपको उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद गलत नहीं है तो वो आपके लिए ठीक है। तो बस वो उस बात को मैं पूरा करूँगा। अब आप पूछ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं। आपको स्टेरॉइड वगैरह को लेकर कुछ हाँ, बात कर रहे हैं? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जब जो अभी जो बच्चे जैसे तैयारी करते हैं या जो इस में हैं, तो ऐसे कौन कौन से टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं या इंजेक्शंस हैं या ऐसी मेडिसिन है जो कि एक ली जाती हैं टू गेन दैट मसल या वो सारी चीज़। कुनार भाई, इस बारे में मुझे बिल्कुल जीरो नॉलेज है। ओके। वजह क्यों? क्योंकि ना मैंने कभी कोई यूज़ करी और ना कभी किसी को बच्चे को करवाई अपने को। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी ना करे तो ज़्यादा अच्छा है और इसके बारे में नॉलेज ज़रूर रखें क्योंकि उनको अगर बेनिफिट पता है तो उसके नुकसान भी पता है। आज की डेट में अगर हम कोई एक डिस्प्रिन भी छोटी सी, जिसके लिए पानी में घोल के हम पीते हैं, आपको पता होगा डिस्प्रिन, हाँ वो भी लेते हैं तो वो भी 6 महीने तक आपकी बॉडी में रहती है। वो भी 6 महीने तक आप उसको वॉश आउट नहीं कर सकते, 6 महीने लग जाते हैं उसको वॉश आउट होने के लिए, उस छोटी सी डिस्प्रिन को भी। तो आप सोचिए कि स्टेरॉइड किस लेवल पर आपकी बॉडी को तकलीफ पहुंचा रही है। तो आजकल के बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्टेरॉइड से दूर रहें, आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करें, ठीक है। शरीर को थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, नेचुरल डाइट लें, घर में खुश रहें, घर वालों को खुश रखें, ठीक है। आप बिल्कुल, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो मदर फादर का अपने आप आपके प्रति ठीक हो जाएगा। मगर आप आवारागर्दी करते नजर आएंगे तो मदर फादर आपको डांटेंगे भी, ठीक है। और आप स्टेरॉइड ले रहे होंगे तो वो मदर फादर के सामने आप अग्रेसिव होकर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी गर्मी आपके अंदर है। तो अगर आप देसी डाइट और आप नेचुरल डाइट ले रहे होंगे तो आपके अंदर गुस्सा आना इतना आसान नहीं है। आप आराम से, आपको पता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो बॉडी बिल्डर हैं वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो भी करते हैं उनका, मगर उनका एक डिसिप्लिन है। उनको पता है कि किस दौरान, किस चैंपियनशिप के आने से पहले हमें एक कोर्स करना है, उस कोर्स को वो करते हैं और वो पूरा निगरानी में करते हैं, डॉक्टर की निगरानी में भी करते हैं और अच्छे कोचेस की निगरानी में भी करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो सीखना चाहिए हर उस बच्चे को जो गलत, मैं यही कहूँगा कि जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए गलत दिशा है, जिनको नॉलेज है तो वो उस लेवल तक ही करें कि जो बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए। आपका एक जो आपने एक टारगेट ले रखा है कि भाई मुझे मिस्टर इंडिया बनना है या मिस्टर वर्ल्ड बनना है, इस लेवल पर पहुंचना है, तो देखो स्टेरॉइड तो यूज़ करनी पड़ेगी। कोई ये कहता हूँ मैं विदाउट स्टेरॉइड मिस्टर वर्ल्ड बन गया, मिस्टर यूनिवर्स बन गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। हमारे टाइम पे मेहनत जितनी थी ना, मेहनत हम लोग करते थे, तो मेहनत
डिपेंड करती है। आजकल के बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाहते, वही बात। वो चाहते हैं बस खाएं और बॉडी बन जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। तो स्टेरॉइड की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं यूथ को भी यही बोलूँगा कि इसके लिए नॉलेज ना लें तो ज़्यादा अच्छा है यार। घी दूध दही खाओ और ऐश करो यार, और वेजिटेबल्स खाओ, जो नॉनवेज है वो बॉइल्ड चिकन खाओ, ठीक है। अलग अलग डाइट है, मेंशंस हैं आजकल यूट्यूब पे, सब कुछ है, सब कुछ है। मगर हाँ, गलत किसी से इन्फ्लुएंस होकर गलत दिशा में मत जाओ कभी भी, बस यही कहूँगा। सर, इंडिया बॉडी बिल्डर्स का फ्यूचर क्या देखते हो आप आने वाले 5 से 10 सालों में? इसको हम इंडिया से भी कंपेयर करेंगे, अभी जो करंट सिनेरियो है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको वर्ल्ड सिनेरियो से भी कंपेयर कीजिए कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जो हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए यहाँ पे, जिससे हमारे जो बच्चे हैं उनका गेम और ज़्यादा बेटर हो सकता है। देखिए, वैसे तो इंडिया हर कंट्री में अपना नाम दे रहा है जी। खुद हमारे जो बच्चे हैं, खुद मेरी अपनी टीम के भी, मैं एक टीम का पार्ट हूँ दिल्ली बॉडी बिल्डरिंग एसोसिएशन का, दिल्ली बॉडी बिल्डर एसोसिएशन का, DBBA, हाँ DBBA का पार्ट भी हूँ। और उसमें हमने बहुत बच्चों को इंटरेस्ट लेवल तक खिलाया है, बहुत बच्चों को। और उसमें अमेरिका में भी बच्चों ने झंडा फहराया है। अच्छा, हाँ, क्या बात। मतलब कोई कंट्री शायद बच्ची होगी जहाँ इंडिया के बच्चों ने झंडा नहीं फहराया। तो मेहनत की है, गाइडेंस में की है। हाँ, मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, हम डॉक्टर भी हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो गाइड करते हैं अच्छे से कि भाई ये सॉल्ट नहीं लेना, या ये सॉल्ट लेना है तो कितना लेना है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, हर तरीके से। बाकी एक्सरसाइज के मामले में मुझसे बच्चे बहुत डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज के मामले में मैं बारीकी से बता सकता हूँ कि भाई कौन सी एक्सरसाइज करने से क्या रिजल्ट आपका आएगा, किस तरीके से आना चाहिए, कहाँ जर्क नहीं आना चाहिए, क्या मूवमेंट होनी चाहिए, वो उसका रिजल्ट हाथों हाथ दे सकता हूँ मैं आपको। जब भी अगर इन केस कभी आप इन फ्यूचर आप मुझे मिले और आपने कहा कि सर मुझे ये चीज़ बनानी है, तो डेफिनेटली मैं बता पाऊँगा आपको ईजिली कि सर ये है। मगर आपने फ्यूचर की बात करी कि इंडिया के बच्चों का फ्यूचर क्या है, तो इंडिया का फ्यूचर वैसे ही ब्राइट है सर। हर जगह वो अपना नाम कमा चुके हैं, बहुत नाम है मेरे जहन में। आप जब भी पूछेंगे मैं ज़रूर बता दूंगा कि जिन्होंने पूरा झंडा फहराया, पूरे वर्ल्ड में झंडा फहराया है। कुछ सर टिप्स हो जाए अभी आपसे, जो बच्चे आपको सुनते हैं, देखना पसंद करते हैं, हमारी जो ऑडियंस है वो इस पॉडकास्ट को जब सुनेगी, तो उसमें से जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो एक क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे, डिफरेंट जो कैटेगरी वाइज, जो आप जैसे भी उसको फ्रेम करना चाहें वो कर सकते हैं अपन। देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला तो टिप्स मैं ही देना चाहूँगा, वो अपने प्रति डिसिप्लिन रखें। डिसिप्लिन सबसे फर्स्ट पार्ट है डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन सभी चीज़ों में मैटर करता है, आपकी एक्सरसाइज में भी, आपके डाइट में भी, और आपके रेस्ट में भी, कि आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज पे अपना ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और डिसिप्लिन आपकी फैमिली में भी चाहिए कि आप प्रॉपरली अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके फैमिली वाले आपसे परेशान हो रहे हैं। देखिए, परिवार की सभी की दुआएं लेके चलिए। बिल्कुल। जब परिवार वाले प्रेयर करते हैं ना, तो आधे तो दुनिया वैसी जीत जाते हैं, खासकर में मदर फादर की, भाई बहनों की, बच्चों की। अगर आप खुद फादर हैं और आप फिर भी चैंपियनशिप खेल रहे हैं, तो बच्चों की भी उतनी दुआ लगती है। मगर आप बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, आप फैमिली में भी टाइम नहीं दे रहे हैं, मदर फादर को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, आप लेटे हुए हैं कि यार मैं अभी तो जिम करके आया हूँ, मेरे को ये काम मत बोलो। तो उसमें अगर मदर है तो वो भी कहेगी अच्छी इसने एक्सरसाइज शुरू करी है, तो वो कभी दुआ दे ही नहीं पाएगी। उनके मुँह से अरे ना होता तो अच्छा था तो ये तो कुछ काम करने के लायक ही नहीं है। और मिसेस कहेगी यार अच्छी है आपने जिमिंग करी है, आप तो ये काम नहीं कर रहे हो, ठीक है यार। तो मेरा ये है कि पहला मैं उनको बोलना चाहूँगा डिसिप्लिन, दूसरा है डेडिकेशन, हर चीज़ के प्रति आपकी डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा तो फिर आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। जो आप डेडिकेशन और डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में शामिल हो जाते हैं, तो कि आपके प्रति किसी भी जो भी आप जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति आपकी डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। कि आपका टारगेट वही होना चाहिए कि मुझे मेहनत उतनी मेहनत करनी है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ।
क्योंकि जब हमारे हमारे गुरुजी जी ने एक चीज़ सिखाई थी कि सुदेश बेटा, जब आप दिल्ली की तैयारी करो तो आप दिल्ली की तैयारी मत करना, क्योंकि आप दिल्ली की तैयारी करोगे, दिल्ली की तैयारी तो हर बच्चा करके आएगा। इंडिया की तैयारी करो। आप नॉर्थ इंडिया की तैयारी करना। अच्छा, नॉर्थ इंडिया। हाँ, Okay. इंडिया से पहले, हाँ नॉर्थ इंडिया की तैयारी करना। अच्छा, इट इज लाइक दिल्ली की North फिर नॉर्थ की, और इंडिया national फिर की, इंडिया। मिस्टर इंडिया की तैयारी आप बाद में। अच्छा। तो नॉर्थ इंडिया की तैयारी करना। नॉर्थ इंडिया में से 9 स्टेट आ जाती है। अच्छा, 9 स्टेट का जो होता है वो नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया कहलाता है। ओके। हमारी जो 9 स्टेट से हमारा नॉर्थ इंडिया बना है। अच्छा। तो नॉर्थ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, हम्म। तो उसके बाद आप मिस्टर इंडिया की तैयारी करनी है तो मिस्टर एशिया की तैयारी करना। अगर आपका मिस्टर इंडिया खेलना है तो मिस्टर एशिया की तैयारी करना। मिस्टर एशिया खेलना है तो वर्ल्ड की तैयारी करना। आप वर्ल्ड को टारगेट करके ना कि मेरे को वर्ल्ड में ये बंदा मिस्टर वर्ल्ड बना है तो मुझे इस लेवल की तैयारी करनी है, तब आप मिस्टर एशिया जीत पाओगे। तो ये वाला डेडिकेशन आपके मैं इन बच्चों को देना चाहूँगा कि जब भी आप तैयारी करें, आप मिस्टर दिल्ली खेलना चाहते हैं, आपके सामने ये है कि मिस्टर दिल्ली आ रहा है, मुझे मिस्टर दिल्ली खेलना है, तो आप मिस्टर दिल्ली की नहीं, आप नॉर्थ इंडिया की या मिस्टर इंडिया की तैयारी करें कि मुझे अपनी बॉडी को इतना पावरफुल बनाना है कि मुझे मिस्टर इंडिया खेलना है। मेरा एक बच्चा है, मेरा एक स्टूडेंट है, वो बच्चा कहने लगा, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आया तो उसने कहा सर, मिला वो एक फंक्शन में मिला, और आज वो अमेरिका में भी झंडा फहरा चुका है। विक्की भारद्वाज नाम है उसका। विक्की भारद्वाज। और बहुत फेमस नाम है। अगर आप डालेंगे तो इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, सब पे भी। और बच्चा बहुत बढ़िया है। और 2 भाई हैं, वो दोनों भाई, एक मिस्टर यूनिवर्स बन चुका है और एक मिस्टर गैलेक्सी वर्ल्ड भी बन चुका है, मिस्टर वर्ल्ड भी बन चुका है। अच्छा। हाँ, जो विक्की भारद्वाज है। जो बच्चा मेरे पास पहली बार आया तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो उसने आशीर्वाद लिया, उसने कहा कि सर मेरे सिर पे हाथ रख दो। ऐसे रैंडम? हाँ, ऐसे रैंडमली, सर मेरे को आप अपनी शरण में ले लो, मेरे ऊपर हाथ रख दो। तो मैंने, बेटा आप क्या चाहते हैं मुझसे? कहता सर मुझे गेम खेलना है। तो मैंने कहा आप गेम खेलो, आप मेहनत करो, आप मेहनत रंग लाएगी आपकी, कहीं कोई कमी होगी तो हम बताएंगे। नहीं सर, मुझे आप अपनी टीम में ले लीजिए, और टीम एज ए दिल्ली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो है हमारी, DBBAG से मैं बता रहा हूँ, उस टीम को उसमें ले लीजिए, और मैं मेहनत करूँगा सर, और मुझे वर्ल्ड लेवल पे खेलना है। तो मैंने ठीक है। तो जब वो तैयारी कर रहा था, तो जब दिल्ली की तैयारी कर, दिल्ली का जब चैंपियनशिप आई, तो उसने कहा सर मैं खेलूँ। मैंने उसे मना कर दिया, मैंने अभी आपकी तैयारी नहीं है। तो उसे लगा कि यार सुदेश सर ने मुझे मना कर दिया। तो नॉर्थ इंडिया की तैयारी आई, तो मैंने कहा, उसने कहा सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने करो। उसको तैयारी कर रहा था, तो जब नॉर्थ इंडिया आया तो खेलने के लिए उसने, हाँ सर मैं खेल सकता हूँ। मैंने नहीं, अभी नहीं खेल सकते। तो उसे लगा बस सर मुझे आप खिलाओगे या नहीं खिलाओगे। तो मैंने जब टाइम आएगा बता देंगे। इंडिया का हुआ, जब इंडिया खेलने के लिए, सर मैं खेलूँ, नेशनल खेलूँ सर। तो मैंने कहा आपकी तैयारी नहीं है अभी नेशनल खेलने की। सर आप मुझे क्यों नहीं खिला रहे? मैंने कहा मैं इसलिए कि नहीं खिला रहा आपको, क्योंकि आपकी इंडिया खेलने की तैयारी नहीं है। और वो तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा था, ये भी मैं आपको बता दूं कोनार्क भाई, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा मसल था उसका। मगर कुछ पार्ट में मुझे लगा कि इंडिया से भी अच्छा लेवल है इसका। अच्छा। हाँ, इंडिया से भी अच्छा लेवल है। तो मैंने उसको सीधा डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भेजा। हमारी टीम में जो मेरे ही छोटे भाई लगा लीजिए, स्टूडेंट लगा लीजिए, भूपेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो खुद मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। तो उनको मैंने कहा कि अब इसको बच्चे को भेजना है बाहर, और वो वहाँ झंडा फहरा के आया, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया। तब उसने पूछा कि सर मुझे अब समझ में आ गया कि आप मुझे मिस्टर दिल्ली क्यों नहीं खेलने दिया, मुझसे तो आपने मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनाना था, इसलिए मुझे आप। तो खुशी होती है जब बच्चे मेहनत करते हैं, तो वो डेडिकेशन मैं हर बच्चे में देखना चाहता हूँ। एक सर, अच्छे गुरु की पहचान यही होती है कि वो जो शिष्य है ना जी, वो उनकी पहचान कर लेते हैं, उनको पता होता है जी, कि फॉर एग्जांपल ये है, जी, जी, तो बोले इसकी कैपेबिलिटीज़ ये हैं, जी, बिल्कुल, बट उनको ये लगता है कि बोले मेरी कैपेबिलिटी तो बस यही है। एग्जैक्टली। तो वो आई थिंक कि आपने जो उनके साथ में करा
और फर्स्ट 2 जो ड्रॉप आउट्स रहे, जी तो सर हम लोग, वो तो फिर भी कॉम्पिटिशन्स थे। जी जनरली अगर आप डे टू डे लाइफ के अंदर में किसी को 2 चीज़ों के लिए मना कर देते हो, बंदा वहीं निराश हो जाता है। और बिल्कुल ठीक कहा। कंपटीशन एक बहुत बड़ी बात होती है जी बिल्कुल कि जब बंदा, जितना मैं अभी तक सर आपके साथ में पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर में जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं समझ पाया हूँ कि इसके पीछे जो इतनी मेहनत जाती है एक एक बच्चे की, जो तैयारी के पीछे जो स्ट्रगल्स हैं, जो सैक्रिफाइसेस हैं, वो कितने ज़्यादा हैं। हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, मे बी हम शायद कहीं लाइव भी देख लेंगे, तो हम लोग को उनकी बॉडी बड़ी फैसिनेट करती है कि क्या बॉडी बनाई है, क्या मसल निकल रही है, क्या, बट उसके पीछे वो कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है। यस वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपसे समझी कि क्योंकि जो आप इंसिडेंट बता रहे थे कि जब, क्योंकि वो भी आई थिंक जो दोनों टूर्नामेंट्स होंगे वो कुछ तो गैप में ही होंगे, तो इतना आपने उनको वेट कराया, उन्होंने वेट करा भी, ये उनकी भी एक मैं बोलना चाहूँगा कि उनके बारे में भी कि भाई उन्होंने वेट भी करा और इतना ट्रस्ट रखा आपके ऊपर में कि भाई कोई बात नहीं, अगर शायद में भी नेक्स्ट टाइम चांस दे दें। बहुत सारे बच्चे हैं सर वो। मैं इस पर एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक पुरानी बात याद आ गई मुझे अपने टाइम की, जब मुझे दलीप भाई साहब ने, जिनकी हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा समझिए, जब उन्होंने हमें सिखाया तो गुरुजी से मिलवाया, ब्रिजभूषण जी से। वो ऑलरेडी नेशनल चैम्पियन रह चुके थे और बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग दोनों में ही MTNL डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब पर भी थे। तो जब वो एक्सरसाइज करते थे तो हम सोचते थे शायद हमारा नंबर आएगा, तो हम रोज़ पूछते कि सर अब मैं करूं, क्योंकि हमारे टाइम पे सिर्फ लूज वेट होता था, मशीनें नहीं होती थी। तो कोणार्क भाई, उन्होंने कहा सुदेश अभी नहीं, अच्छा ये वाला वेट डाल दो। वो एक सेट लेते, बेल्ट खोलते और अच्छा भाई अब इस बच्चों इसमें इतना वेट कर दो। तो मैं हमेशा ये सोचता था मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा एक्सरसाइज के लिए। अच्छा हम रोज जाते हैं, हाँ बस वो हमें बोलते थे चलो अभी वहाँ इतने पुशअप्स करो, हाँ अच्छा वहाँ इतनी पैरेलल बार करके आओ, अच्छा वहाँ इतना बार रास्ता चढ़ो, ये करो ये करो। जब हमारा वेट पे नंबर आता था कि अब हम सर के साथ बेंच प्रेस करेंगे या स्क्वाट्स करेंगे, तो उस टाइम सर अपना पूरी तैयारी में होते थे, क्योंकि उनके पास पूरी किट थी। और वो उनको हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम कि उनके डिपार्टमेंट से मिली हो या उन्होंने खुद अर्न की हो उस टाइम पे, क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं थी उस टाइम, स्टूडेंट लाइफ थी। तो हम तो ये सोचते थे कि कहीं से कुछ दिख जाए, मिल जाए। तो बस ये था कि सर, एक दिन मैंने पेशेंस खो के, मैंने सर जब 1-1.5 महीना बीत गया और एक्सरसाइज करने का मौका ही नहीं मिल रहा कि यार हमने वेट, कह रहे हैं जो वेट उठा रहे हो और डाल रहे हो ना प्लेट सुदेश, बेटा ये भी प्रैक्टिस ही है। ये जो बार बार उठा रहे हो और डाल रहे हो, निकाल रहे हो, डाल रहे हो, रख रहे हो, ये भी प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ बेटा आपकी मैं। जो 15-15, 20-20 किलो की, 50-50 किलो की प्लेट इकट्ठी उठा रहे हो, इससे भी तो एक्सरसाइज हो रही है ना बेटा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी जब अब आप कर पाओगे मेरे साथ, क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, एक डेडिकेशन होना जरूरी है कि यार मैंने जिस गुरु का नाम लिया है मैं उसके साथ ही हूँ। आजकल के बच्चे नहीं टिकते भाई। कुणार्क जी, आजकल के बच्चे भाग जाते हैं, उन्हें एक नया नजर आया कि ओह अच्छा यार ये ज्यादा अच्छा है, उसी टाइम ये वजह क्या है, प्रोफेशनल लाइफ है। हाँ प्रोफेशनल लाइफ कैसे है, क्योंकि इसको दे रहे हैं तो मैं वहां भी दे दूंगा, हाँ वहां और अच्छा मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो 1 मिनट में गुरु चेंज हो जाते हैं। अब तो गुरु कम, चेले कम, गुरु ज्यादा हो गए हैं, वाली बात है। और थोड़ा सा कुछ बनते ही हर कोई अपने आप को गुरु बनाने लग जाता है। मैं तो खुद आज कल, मैं तो आज भी स्टूडेंट ही बन के रहना चाहता हूँ। बच्चों से मैं, जितने भी मेरे अपने जूनियर भी हैं, उनसे भी मैं खुद ही नमस्ते कर लेता हूँ। वो कहते हैं गुरुजी आप क्यों हाथ जोड़ते हो? अरे नहीं भाई ठीक है यार, अब पहले हाथ जोड़ लो तो सामने वाले के हाथ जुड़ ही जाएंगे ना, सीधी सी बात है। वो नमस्कार तो लेगा ही ना, चाहे वो शर्मा शर्मी ले, चाहे मोहब्बत में ले। राम राम बोल दिया तो राम राम तो सुनेगा ही ना। राम राम का बोलने का जो रिटर्न आएगा वो राम राम ही आएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ थी उस टाइम के लिए। सर 3 ऐसी कोई भी क्वालिटीज़ जो कि एक बॉडी बिल्डर में होनी चाहिए। सर 3 क्वालिटी यही होनी चाहिए कि दूसरों की रिस्पेक्ट करे,
और अपने काम के प्रति, अपनी एक्सरसाइज के प्रति ईमानदारी रखें, स्टेरॉइड से दूर रहें, क्योंकि इसका अंत जो है वो बहुत बुरा है। क्योंकि इसका इफेक्ट और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी फैमिली पे पड़ता है। और जरूर ये शॉर्ट रास्ता ना अपनाएं। आप थोड़ा टाइम दें अपने आप को, अपने शरीर को टाइम दें। आजकल बच्चे 17-18 साल के भी नहीं होते, उससे पहले वो कहते हैं हमें सप्लीमेंट खाना है, हाँ, मदर फादर को बिल्कुल। परेशान करने लग जाते हैं कि पापा मैं जिम जाना चाहता हूँ। अब पेरेंट्स एडमिशन भी करा देते हैं। हमारा वो टाइम था कि 10 पैसे मांगने में हमें झिझक होती थी। आज के टाइम पापा 2000 रुपये फीस है जिम की, वो मिनट से पहले ले बेटा। क्योंकि उनको, आज के पेरेंट्स को लगता है कि जिम भेज रहे हैं तो बच्चा, जिम भेज रहे हो आप, मगर आपको खुद पता होना चाहिए कि वो बच्चा वहाँ जाके कर क्या रहा है और किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। उसको सही कोच मिला या नहीं मिला, या वो जिम का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक है या नहीं है, या वहाँ कोई ध्यान देता है नहीं देता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो वहाँ जाके अपने आप को और इंजर्ड कर रहा हो। पता लग रहा है कि वहाँ वो जाते ही हैवी वेट पे लग रहा है, हैवी वेट कर रहा है। हैवी वेट करने से क्या होता है कि हमारी मसल ब्रेक हो जाते हैं, हमारी स्किन फट जाती है। तो प्रॉपर वो तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, वो पता होना चाहिए हर तरीके से अच्छा जो जाता है। एक तो आजकल के बच्चों को क्या अपन गाइड कर सकते हैं कैसे? तो आजकल के बच्चों को एक तो ये पता होना चाहिए कि उनकी जो ज़िंदगी है उन्हीं के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स का भी पूरा हक है, उनकी फैमिली का जितने भी अच्छे जो फैमिली वाले हैं तो उनके बच्चों का भी हक है। तो कुछ भी गलत लेने से, कुछ भी गलत इंटेक करने से, वो उनको तो पता है कि वो गलत इंटेक कर रहे हैं, मगर फैमिली को नहीं पता। तो कम से कम ये सोच लें कि मेरे पीछे पूरी फैमिली है, और जिस मदर फादर ने उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा करा है, एक पढ़ाया लिखाया है, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी पालने पोसने भी कि एक अच्छा इंसान बने, और वो बच्चा गलत दिशा में जाकर कुछ भी गलत इंटेक करने से और वो चला जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैं उन बच्चों को यही गाइड करना चाहूँगा जो आजकल के बच्चे हैं कि वो गलत दिशा को ना पकड़ें। आज की डेट में मैं वही इसी में ही हमारा कुछ पार्ट हो गया डिस्कस, बट काफ़ी सारे लोगों को जो अपना वेट कम करना होता है, तो उसके लिए वो क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन अ डेली रूटीन? एक्सरसाइज, लाइट वेट एक्सरसाइज करें, रेपिटेशंस ज़्यादा रखें। रेपिटेशंस? हाँ, अच्छा। रेपिटेशंस ज़्यादा रखें। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके रेपिटेशंस ज़्यादा रखें। मान लो आप रस्सा कर रहे हैं तो आप उसको आखिरी उस तक ले जाएं कि आपको, मुझे 20 नहीं, मुझे 50 लग रहे हैं तो 50 करने हैं। अच्छा। ये छोड़ दें कि आप ये सोचें कि मैं 20-20 के 4 सेट्स करूँगा। नहीं, आपकी बॉडी कहाँ जवाब देती है उसमें भी आपने अचीव करना है। उसने ये अचीव करना है कि अगर आपकी बॉडी 30 पे, आपको लग रहा है कि मैं यार 30 के बाद नहीं कर पाऊंगा, नहीं, 5 और करो आप उस पर। जब तक आप खुद अपने आप को पुश नहीं करोगे ना, तब तक आप वो रिजल्ट मिल ही नहीं सकता आपको। वो लास्ट के जो 5 है जिसे खुद आप अपने आपको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपको कंट्रोल कर रही है। मगर जब आप बॉडी को कंट्रोल करने लग जाओगे ना कि नहीं मुझे 5 और करना है, तेरे को थकाना है, आप अपना रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा आपको। एक चीज़ और मेरे को आ रही है माइंड में, दैट जब आप मिस्टर इंडिया जीते थे जी। तो उस टाइम के जजेस में और आज के जजेस में क्या डिफरेंस देखते हो आप? सर मैंने जैसा कि बताया कि उस टाइम पे, आजकल तो क्या है कि देखिए, एक तो जो चैंपियनशिप है वो बहुत कंपटीशन वाली हो गई है। हमारे टाइम का जो था उस टाइम दिख जाता था कि यार ये बच्चा अगर अच्छी पोजिंग कर देगा तो ये फर्स्ट आ सकता है। अच्छा। मगर आजकल क्या है, बच्चे बराबर के आ जाते हैं। आपको 10-10 लड़कों में ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। मगर जजेस के लिए आपने क्वेश्चन किया है कि जजेस का, देखिए जजेस उस टाइम भी वही थे कि जो खेल के आए थे, और आज भी वही है जो खेल के आते हैं। बस फर्क इतना है कि कंपटीशन किस लेवल का है। अगर कंपटीशन आपका छोटा है तो उस पर, मैंने कई जगह ऐसी चैंपियनशिप देखी है जहाँ कभी ऐसे जज भी बैठे होते हैं जहाँ जिन्होंने कभी कोई चैंपियनशिप नहीं लड़ी। अच्छा, कि जिन्होंने खुद नहीं लड़ी? हाँ, खुद नहीं लड़ी, और वो बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप में बैठे हैं। माय गॉड। या कभी कभार कोई एक आधी चैंपियनशिप लड़ी होगी और उसके बाद भी वो उसमें जजिंग में बैठे हैं। तो मुझे थोड़ा ताजुब होता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका भी सर कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए फिर, क्योंकि बिल्कुल होना चाहिए।
तो ये अभी तक किसी ने कोई पहल नहीं करी ऐसी। नहीं, इसमें मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जो अच्छे लेवल के जितने भी हैं, हम्म। एक तो मैं ये बोलना जरूर चाहूँगा कि हमारे टाइम पे, सच बताऊँ तो मैं, हमारा जो टाइम था उस टाइम पे और आज के टाइम पे थोड़ा फ़र्क इतना है कि हमारे टाइम पे पार्शलिटी नहीं होती थी, अब थोड़ी सी पार्शलिटी होने लग गई। मगर मैं कृष्णा जी का बिल्कुल नाम लेके कह सकता हूँ कि मैंने आज तक, मुझे इसलिए जाना जाता है कि मैंने कभी किसी बच्चे के साथ पार्शलिटी नहीं करी, हमेशा एक जेन्युइन रिजल्ट दिया है। जिस बच्चे की जो मेहनत है उस मेहनत का उसको रिजल्ट मिला है और उन बच्चों ने माना भी है। मगर हाँ, कई जगह हमारे बैठे हुए किसी बच्चे के साथ गलत हुआ है तो उसके लिए मैंने आवाज़ भी उठाई है, क्योंकि रिजल्ट एक जज नहीं बनाता, रिजल्ट 5 और 7 जज बनाते हैं कम से कम, और वो नंबरिंग के हिसाब से बनते हैं अलग अलग। क्योंकि मैं अगर, मुझे मान लीजिए एक बीच में कोई एक पसंद आ गया, एक बच्चा कोई पसंद आ गया, कि मेरा ध्यान उसी तरफ रहेगा। अब दिखाने वाले तो 20 लड़के दिखा रहे हैं, अब अच्छा जज वही होता है जो 20 की 20 को नज़र रखे, मगर एक वहाँ से ऐसे दिखा रहा है, वो ऐसे दिखा रहा है, तो मुझे उसका क्या दिखाई दे रहा है, ये पार्ट नज़र नहीं आ रहा है, ये पार्ट नज़र आ रहा है, तो वो फ़र्क पड़ता है। अब जो सामने खड़ा है मुझे उसका फ्रंट पार्ट नज़र आ रहा है, अब जो उधर दिखा रहा है उसको वो वाला जज अच्छे से देख पा रहा है, जो इधर दिखा रहा है वो इस वाले को जज को अच्छा देख पा रहा है, तो वो वहाँ नंबरिंग मिस्टेक हो जाती है। मगर जो बीच वाला है, बीच में हम बैठते हैं, जो मेन सीनियर जज होते हैं वो बीच में बैठते हैं ज़्यादातर, वो इस वजह से जाता है कि वो सभी तरफ से उनको देख सकते हैं बराबर। तो जब उनका रिजल्ट बन के आता है फिर हम उन पर कंपेयर कराते हैं, कंपेरिजन कराते हैं कि भाई ये 3, मेरी नज़र में ये फर्स्ट था मगर इसको सेकंड क्यों दिया हुआ है, तो हम उनको सभी को बुला लेते हैं, भाई अब इनमें से चेक करो। फिर वो जब बीच में आ जाते हैं, जहाँ वो 20 में से 10 रह जाते हैं, 10 में से 5 रह जाते हैं, फिर वो 5 को आपस में कंपेयर कराया जाता है, फिर उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से अच्छा उनका रिजल्ट बनता है। फिर तो कोशिश ये रहती है कि अगर आखिरी में भी फर्स्ट सेकंड में भी फाइट हो रही है तो उनकी हम आपस में कराएंगे, वो अपना बेस्ट, भाई जो भी आपकी जो पोजिंग है, हम उनसे जो भी पोज मांगते हैं वो पोज देते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें आप पॉइंट ज़्यादा ले रहे हैं, फ्रंट पोज में एक ज़्यादा ले रहा है, एक कम ले रहा है, मगर एक नीचे वाले मतलब कि थाई के पोज में ज़्यादा अच्छा ले रहा है तो वो कम ले रहा है, तो वहाँ उनके पॉइंट क्रैश कर जाते हैं। तो कहाँ कौन सा, फिर उनकी पॉइंटों में हम काउंटिंग करते हैं कि किसके पॉइंट कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड होता है। कई बार बच्चे को लगता है सर मैं तगड़ा था, आजकल एक क्या रूटीन चला हुआ है कि जो कोचेस बैठे होते हैं, मान लीजिए आप ही किसी स्टूडेंट को लेकर आ गए, यस कम ऑन, आप उसे पूरा चिल्ला रहे होते हैं उसके लिए, ये वाला पोज दिखा, ऐसे खींच, ऐसे होल्ड कर, ये कर, तो जज भी बैठे होते हैं, भाई हम भी बैठे हैं, हमें भी देख लेने दो थोड़ा, सॉरी हमें भी देख लेने दो भाई, आपके बताने से नहीं, हम दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि जज का काम है कमांड देना। तो अच्छी चीज़ जो चैंपियनशिप होती है उस पर तो नहीं बोलते हैं, मगर वो फिर भी पीछे से आवाज़ बोल ही रहे होते हैं लोग, यस यस होल्ड ऑन, तो वो होल्ड भी कर रहा है। मगर क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब वो कोच आगे प्रोटेस्ट करता है, सर मेरे वाला फर्स्ट था, आपने अपने वाले को फर्स्ट दे दिया, अरे भाई वो भी मेरा ही था, ये भी मेरा ही है, और वो भी मेरे ही थे जो चले गए हैं। क्योंकि वहाँ सुदेश यादव का कोई स्टूडेंट नहीं खेल रहा है, सुदेश यादव को कोई मतलब नहीं है, वो तो इंडिविजुअली रिजल्ट बनाएगा ना, वो क्यों किसी के बच्चे के साथ पार्शलिटी करेगा, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो जजेज, अच्छा वही जजेज है जो किसी के साथ पार्शलिटी ना करे, चाहे वो पुराने थे चाहे वो नए हैं, नए भी हैं तो मैं यही कहूँगा कि उनका एक ये दायित्व होना चाहिए कि वो हर बच्चे के प्रति अपना अच्छा रिजल्ट दें और उसके प्रति ईमानदारी बरतें। सर जब अभी आपने बताया था कि कई बार कंपटीशन में तगड़े तगड़े लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो एज अ जज मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ कि सामने अपने 5 से 6 बंदे खड़े हैं, है ना, और ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जैसे भी आप जज करते हैं, जो क्राइटेरियाज होते हैं कि लाइक बॉडी या बाइसेप्स या वो, तो इतना माइन्यूट डिफरेंस में आप कैसे पहचानते हैं कि मतलब या क्या तरीका होता है कि आप उसको जज करते हैं कि भाई ये इस वजह से बेटर हो रहा है या ये इस वजह से हो रहा है? कुणाल भाई, मैंने अभी पहले बताया जैसे कि हम उनकी फिर पॉइंट में काउंटिंग करते हैं, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन करके? हाँ, नहीं, नो, हाँ, वो टाइम ही नहीं होता है हाँ, कि हम हाँ, कोई फीता लेके कैलकुलेशन नहीं करते। हाँ, उसमें पोजिंग होती है,
हाँ 2-2 नंबर दिए जाते हैं ठीक है। उसके हिसाब से कि भाई इसका बाइसेप्स अच्छा है, हम्म। ठीक है। डबल 7 कंपलसरी पोज लिए जाते हैं, 7 कंपल्सरी पोज, कंपलसरी पोज होते हैं, वो ठीक है। देने ही देने हैं आपने ठीक है। कि भाई डबल बाइसेप्स का है, हम्म। ठीक है। और एब्डोमिनल मसल्स दिखाइए, विद थाइज दिखाइए, विद काव्स दिखाइए, टर्न योर बैक पोज दिखाइए, अब ट्राइसेप्स पोज दिखाइए, साइड चेस्ट दिखाइए, विद बाइसेप्स दिखाइए। तो उसमें आपके पॉइंट लिखे जाते हैं कि यार इसका ये अच्छा है, इसमें ये टिक मारा, ये किया। उसमें फिर उनके पॉइंट काउंट होते हैं कि इसका ये वीक पार्ट है, बाकियों से ये वीक है। उसके हिसाब से वो पॉइंट के हिसाब से उनको फिर रिजल्ट दिया जाता है, और फिर वो पॉइंट सभी के मिलाए जाते हैं जो बाकी जजेस बैठे होते हैं कि आपने इसको क्या पॉइंट दिया। अच्छा, वो उस टाइम डिस्क्लोज नहीं होता, वो बाद वो में डिस्क्लोज होता नहीं होता, वो अच्छा। बाद में रिजल्ट तो बाद में बनता है ना, वहां पर नहीं बताया जाता किसी को भी कि भाई आपको क्या कौन अच्छा, जीता। ठीक है। उनको वापस भेज दिया जाता है पीछे स्टेज पर, हम्म। मतलब स्टेज के पीछे कर दिया जाता है, बाकी बच्चे आगे जाते हैं। फिर उनका जो रिजल्ट बना रहा होता है, जो सर्टिफिकेट रेडी कर रहा होता है, जो एक ऑफिसर जो अलग से बैठे होते हैं, उनके पास सभी का वो रिजल्ट बन के एक रिजल्ट बनता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। उनके जो नंबर्स लिखे होते हैं उन नंबरों को वहाँ लिख दिया जाता है, इस नंबर वाला फर्स्ट है, ये नंबर वाला सेकंड है, ये नंबर वाला फर्स्ट। इस तरीके से काउंटिंग और इस तरीके से रिजल्ट बनता है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई सर कि बंदे वहाँ पे स्टेज पे हों और आपको पता है कि ये बंदे की बॉडी ज़्यादा बढ़िया है इससे, और वहाँ पे जाके वो पोज वोज देने में कुछ गड़बड़ कर दी और वो नहीं हो पाया? होते हैं सर? हाँ, फेयर होता है कुछ? नहीं, गड़बड़ मतलब देखो, आप अच्छी पोजिंग नहीं करोगे। हाँ। मेरे साथ हुआ था। आपके साथ हुआ था? हाँ, मेरे साथ क्या हुआ था मैं आज आपको बता देता हूँ। जब मैं मिस्टर हरियाणा बना, यमुनानगर में मिस्टर हरियाणा खेलने गया, तो हमारे टाइम पे प्रेमचंद ढींगरा जी थे, मेरे कोच के बराबर भी, मेरे गुरु के बराबर भी, हमारे बहुत सीनियर है, और पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है उन्हें, ठीक है। तो मिस्टर यूनिवर्स का उन्होंने टाइटल जीता हुआ है, और प्रेमचंद ढींगरा जी से हम बहुत इंस्पायर हुए थे, क्योंकि उन्हें देखा है हमने बॉडी बिल्डिंग करते हुए, तो वो मुझे जज कर रहे थे। तो जब आए गए तो मिस्टर हरियाणा में जब हमारी कॉल हुई तो सबसे पहले मैं स्टेज पर आ गया। अच्छा, सबसे पहले आप थे? हाँ, सबसे पहले मैं स्टेज पर आ गया। तो बाकी वहाँ सब कोचिंग कर रहे थे, मतलब अपनी तैयारी कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे, वार्म अप करके और मसल्स दिखा रहे थे अपने गुरु को। तो मैं अकेला था, तो मैंने अपनी जितनी पंपिंग कर सकता था मैं करके स्टेज पर आ गया। तो टाइमिंग होता है सर, स्टेज पर आने का बच्चे का टाइमिंग होता है। जब आपको बोल दिया कि आप लाइन अप करें और इतनी देर में आप स्टेज पर आ जाएं, तो आप आना पड़ेगा आपको। अच्छा, वो जज की रिस्पेक्ट भी होती है और गेम के रूल भी होते हैं। तो मैं जब वहाँ पहुंचा तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, तो प्रेमचंद जी ने कहा, कॉल होती रही बाकी की, तो बाकी आने लगे। तो वहाँ पर जो मिस्टर हरियाणा बना था मुझसे पहले, चैंपियन ऑफ चैंपियन, वो बच्चा आया ही नहीं कई बार कॉल करने के बाद। तो जब देखा मैंने कि जब मैं अपने पोज दिखा रहा था, प्रेमचंद ने कहा, आप मेरा ट्रंक नंबर बोलते हैं उसे, जो यहाँ लगाता है, आपने देखा एक व्हाइट कलर का नंबर लिखा उसे ट्रंक नंबर बोलते हैं। ट्रंक नंबर इतना, क्या नाम है आपका? सर, मैंने कहा सर सुदेश यादव जी, आप अपना ये पोज दिखाएं। तो मैंने दिखाया, मैंने जो उन्होंने वो करते रहे, मगर उन्हें क्या लगा, जो इनडिसिप्लिन लगा, उन्हें लगा कि वो बच्चा जो रॉकी नाम का था, आज भी मुझे उस बच्चे का नाम याद है, वो स्टेज पर तब तक आया नहीं था। उसे इसी बात से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो जज के टाइम पे पहुंचा ही नहीं। अच्छा, ओके। सिर्फ ये करके उसने पोजिंग भी करी बाद में, मगर वो इस वजह से सेकंड आया कि मैं पिछले 10 मिनट से वहाँ स्टेज पर अपनी पोजिंग कर रहा हूँ और वो पोजिंग करने नहीं आया, तो उसने डिसरिस्पेक्ट किया जजेस को, उस वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और उसको जितने भी थे उसमें उसकी सेकंड पोजीशन बनी, जबकि उसकी फर्स्ट बन रही थी। मैं आपको बता दूं, आज तगड़ा था, वो खेलता भी तगड़ा था, और पिछले काफ़ी टाइम से मिस्टर हरियाणा बनता आ रहा था। और उसके बाद हमने बहुत मेहनत करी, फिर कई बार मिस्टर हरियाणा का टाइटल जीता। तो किस्मत जहाँ ले जाना चाहती है वो फिर एक ये था कि हाँ, ले जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कुणाल भाई। मैनी टाइम मिस्टर दिल्ली रहा हूँ, मैनी टाइम मिस्टर हरियाणा रहा हूँ, और 2 टाइम मिस्टर इंडिया रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग में भी चैंपियन रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग में भी, दोनों गेम खेले। सो रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है सर। स्टेज पे सबसे बड़ा टर्न ऑफ क्या होता है एक बॉडी बिल्डर के लिए? जिस चीज़ के लिए उसने तैयारी की है,
उसका रिजल्ट ना मिलना, आई थिंक मेरा मानना यही है। साइज या सिमेट्री, आप दोनों में से किस चीज़ को सब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? सिमेट्री। आपका ऑल टाइम फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है? वसीम खान। वसीम खान। ओके। एक पोज जो आप कभी इग्नोर नहीं करते? साइड चेस्ट, वो ऐसा वाला जो होता है, लाइक दिस। ओके। नेचुरल बॉडी या स्टेरॉइड्स वाली कौन सी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है? देखिए इम्प्रेसिव तो स्ट्रॉइड वाली ही लगती है, फूली हुई होती है वो इस टाइप हाँ, से। मगर बिलीव इन नेचुरल। विदाउट नेचुरल। सबसे बड़ी गलती जो कंटेस्टेंट स्टेज पे करते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, यस। एक फूड आइटम जो हर बॉडी बिल्डर चुप के क्रेव करता है सर, मतलब खाना बहुत पसंद है तो चुप के। हाँ हाँ, देखिए मेरा मानना ये है कि जो जिसे पसंद है इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जिसे जो पसंद है, मान लीजिए मुझे मीठा पसंद है तो मीठे की मैं कोई भी चीज़ खा सकता हूँ चुपचाप, वो मैं अपने से ही चीटिंग करता हूँ। तो इसको अपन रखेंगे कि जो जिसको जो पसंद है वो उस हिसाब से। वो उस ठीक हिसाब है, से खाता है। डन। कोई एक इंडियन बॉडी बिल्डर जिसे फ्यूचर का स्टार बोल सकते हैं? सर आज के डेट में तो ज़्यादातर, मगर फ्यूचर का स्टार, अगर आपको दो तीन लग रहा है कि भाई इन दो तीन में वो बात है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो वो भी कर सकते हैं इसमें। देखिए जो अभी हैं उन्हें तो मैं बता ही सकता हूँ, स्टार ऑलरेडी बन भी चुके हैं, जैसे वसीम खान है, संग्राम चौगले जी हैं, संग्राम चोगले जी। हाँ, ओके। और विकीत भारद्वाज है, विकीत भारद्वाज, ये सब दिल्ली से ही? ये हाँ ये सब दिल्ली से ही है। और संग्राम चौगले जी जो है वो साउथ से, साउथ से। हाँ ओके। साउथ इंडिया से। क्या ज़्यादा टफ है, जज बनना या खुद compete करना? बहुत बोथ, अपने अपनी दोनों हाँ। चीज़ें हैं। कंप्लीट करना, वैसे कहूँगा मैं कंप्लीट करना ज़्यादा टफ है। टफ है। आप दोबारा compete करना चाहोगे मौका मिले तो? डेफिनेटली। डेफिनेटली। हाँ, वापस एक स्टूडेंट की तरह? एक स्टूडेंट की तरह बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहूँगा। ठीक है सर। आपका फेवरेट चीट मील क्या है? दलिया। दलिया। 6 पैक्स बेटर लगते हैं या 8 पैक्स? मैटर करता सिमेट्री पे, अच्छा, ओके। सिमेट्री किसकी सुंदर है, मतलब जो दिखा रहा है उसके 8 पैक्स भी अच्छे नहीं लगते कई बार 6 पैक्स वाले के आगे। अच्छा। सिमेट्री पे डिपेंड करता है Symmetry कि पे। उसकी सिमेट्री कैसी है, देखने में सुंदर हम्म कि उसका लेवल क्या है। हम्म अब 8 पैक्स हैं टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं, उसके 8 पैक्स वो सुंदर नहीं लग रहे, मगर 6 पैक्स वाले के अच्छे लग रहे चल हैं, चल। तो सिमेट्री पे डिपेंड करता है। एक हैबिट जो बॉडी बिल्डर्स को तुरंत छोड़ देनी चाहिए? गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी। अच्छा, गुस्सा नहीं करना। हाँ, किसी भी चीज पे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। हम्म एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिव बनना नहीं आना चाहिए उसके अंदर कभी भी। जनरली जो बच्चे हेडफोन में जो जिम में जो यूज़ करते हैं, वो कितना सही है यूज़ करना? ठीक है, वो अगर करते हैं और आप उसमें मगन होकर अपनी एक्सरसाइज में डेडिकेशन दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मगर आप ध्यान ही आपका उस म्यूजिक होना चाहिए जो आपके मन को अच्छा लगे, आपके मन को रिलैक्स रखे, आपकी एक्सरसाइज में आपका ध्यान लगे। ऐसा नहीं कि म्यूजिक आपको उस पथ से हटा रहा है, जिस पथ पे आप चल रहे हैं उस पथ से आपको डिगा तो नहीं रहा है, वो पता लग रहा है आप गाना कुछ सुन रहे हैं और एक्सरसाइज आप कुछ कर रहे हैं। तो वो एक डेडिकेशन होना चाहिए कि भाई मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ उस पर जोश भर रहा है, वो म्यूज़िक आपके मन को अच्छा लगना चाहिए। सर, जितनी आज हमारी ऑडियंस आपको सुन रही है, उन सब के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? बस आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, किसी को तकलीफ ना दें, किसी का बुरा ना सोचें, बस यही है। और किसी विवाद में ना पड़े, क्योंकि आजकल जो देश जिस तरफ जा रहा है वो विवादों में घिरता जा रहा है, जिसे आप धार्मिक भी बोल सकते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसे किसी
विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, उसे सिर्फ अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। एक और एडवाइस, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग अलग अलग टूर्नामेंट्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज, क्योंकि वो ज़रूर वेट कर रहे होंगे। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली सभी चैम्पियनशिप के लिए, और पूरा आशीर्वाद है उन बच्चों को। और यही कहूँगा कि बस आप अच्छे से मेहनत करें और अपने परिवार में सबका विशेष तौर पर ध्यान रखें और अपने शरीर का ध्यान रखें और इसे गलत दिशा में ना मोड़ें, बस मेरा ये मानना है। और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। सुदेश सर, आज इस पॉडकास्ट में आपसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी की अनुभूति हो रही है मेरे को। और मतलब ऐसा लगा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, क्योंकि जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी तो बहुत सटल हमने स्टार्ट किया था, बट वो बहुत डीप हो गई। जी। एंड आई थिंक कि ये आपकी खासियत है कि शायद सामने वाले को आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर देते हैं अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। कोशिश रहेगी कि ये जो एपिसोड है गाइस, इससे आपको एक लर्निंग मिली होगी। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके आसपास में जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको सपोर्ट करना, उनका ध्यान रखना। और इस एपिसोड से आप अपनी हेल्थ का, आप अपने फ्यूचर का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और हमारे ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।